नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 60,244 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो आपका री एग्ज़ाम होना है उसके बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्या है 2024 से लेकर और 2006 तक आपके जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं अब तक, यानी 2024 तक, हमने उसके लिए क्या है, हम उसके लिए आपके सारे प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं भाई। हमने आपका क्या है अब तक 2024, 2019 और 2018, ठीक है। 2024 के मैंने आपको 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए भाई पूरे, 2019 के मैंने आपको 4 पूरे करवा दिए और 2017-18 के मैंने आपको 4 करवा दिए सेट। आपके 12 सेट हम करा चुके हैं अब तक। अभी 2018 के आपके जो है आपके 3 प्रैक्टिस सेट और रह रहे हैं भाई। आज कुल मिलाकर 4, 4, 8, 4, 12 और 3, 15 प्रैक्टिस सेट आपके हो जाएंगे। बाकी जो आपके 8 प्रैक्टिस सेट और बच्चे हैं हम उनको भी जल्द ही कवर करा देंगे भाई, ठीक है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं भाई। आज का जो हमारा ये एग्ज़ाम डेट थी आपकी, जो आपका 2017 की परीक्षा थी, उसकी थी एग्ज़ाम डेट 19/6/2018 और ये आपका सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था भाई, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं भाई। तो पीला केक आप जो है यूरेनियम को कहा जाता है भाई, यूरेनियम। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। दिए गए खनिज में यूरेनियम को पीला केक भी कहते हैं। यूरेनियम का रासायनिक चिन्ह यू है। इसकी परमाणु संख्या कितनी है 92। इसकी खोज क्या है 1789 में क्लैप्रोथ द्वारा पिच ब्लेड नामक अयस्क से की गई थी। तो कौन सा अयस्क था आपका, पिच ब्लेड या पिच ब्लेंड, ठीक है भाई। फिर आगे चल के क्या है 1896 में हेनरी बैकुरल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की, ठीक है। आगे चल के जो है आपके हेनरी बैकुरल नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने 1896 में यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी भाई। अब हम देखते हैं कि यूरेनियम का उपयोग और कहाँ कहाँ हम करते हैं भाई। यूरेनियम का उपयोग हम और कहाँ कहाँ जगह करते हैं। तो सबसे पहला आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किसके रूप में करते हैं भाई, तो इसको करते हैं हम ईंधन के रूप में। आपके पेपर में आएगा क्वेश्चन कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपका जो चिकित्सा समस्थानिक होते हैं, जो आपके चिकित्सा समस्थानिक होते हैं, चिकित्सा समस्थानिक में हम क्या है आपका यूरेनियम का प्रयोग करते हैं भाई। तीसरा क्या है, आप औद्योगिक में भी, जो आपके उद्योग होते हैं औद्योगिक में भी आप इसका प्रयोग करते हो। चौथा क्या है आपका रक्षा उद्देश्य में भी आपका यूरेनियम का आपका प्रयोग होता है भाई, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला जो क्वेश्चन आपका वो आपका करंट अफेयर का है, लेकिन हमको करंट अफेयर नहीं पढ़नी, हमको इसका स्टैटिक देखना भाई। इसने कहा है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है। हम देखते हैं, आपको मैं बता दूं कि 4 नागरिक सम्मान दिए जाते हैं वैसे मूलतः। तो सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है नागरिक सम्मान, तो सबसे पहला आपका भारत रत्न। कौन सा है, भारत रत्न सबसे नंबर 1। दूसरा आपका पद्म विभूषण। देखो ये आपका अरेंज करने के लिए भी आ जाते हैं कि भाई सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा। तीसरा जो आपका वो है पद्म भूषण और चौथा आपका पद्मश्री। यहां से आपको अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं भाई। बाकी जो क्वेश्चन आपके 3, 4 ये आपके क्या है करंट अफेयर के भाई। हम सीधे 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका 5वां क्वेश्चन आपका 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। देखो कॉलेज पूछ रहा है भाई, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। सोसाइटी नहीं पूछा है, कॉलेज पूछा है, जिसमें
दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। ठीक है भाई, तो इसका नाम क्या है, इसने किस मतलब वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो आपके ये थे राजा राम मोहन राय भाई। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं भाई। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1825 ईस्वी में की गई थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी भाई। वे भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत थे। इन्होंने भारतीय मतलब इन्हें जो है भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया। इसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला। अंततः उन्हें सन 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून भी पारित किया। ठीक है भाई, और हाँ देखो, ये जो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये था 1825 में वेदांत कॉलेज। देखो, वेदांत कॉलेज और वेदांत सोसाइटी, एक है वेदांत कॉलेज, एक आपका वेदांत सोसाइटी, आपको इनसे कंफ्यूज नहीं होना भाई। वेदांत कॉलेज की स्थापना तो की थी राजा राम मोहन राय ने, लेकिन वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी आपकी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद कब की थी, 1894 में। और ये वेदांत जो सोसाइटी थी, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी भाई, तो इसकी स्थापना की गई थी न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था, तो सीलोन कहते थे हम श्रीलंका को भाई। श्रीलंका आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य दक्षिणी एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित द्वीपीय देश है। श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हम श्रीलंका से, हमारा जो भारत है, हमारा भारत श्रीलंका से किस माध्यम से अलग होता है भाई, या किस जल संधि से अलग होता है, तो आपके दो पूछता है आपका, एक तो पाक स्ट्रेट और दूसरा आपका मन्नार की खाड़ी। तो इसको याद करने का तरीका है पाम, जब आपका पाम होता है, पैर बोलते हैं हम पाम, तो पा फॉर पाक स्टेट और मैं फॉर मन्नार की खाड़ी भाई। क्योंकि देखो, जब क्वेश्चन आता है ना कि पाक स्टेट किस किस को अलग करता है, तो हमेशा हमारे दिमाग में हिट करता है पाकिस्तान। तो पाक स्टेट क्या है, आपके भारत और श्रीलंका को अलग करता है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, 1869 में एक नहर बनी थी और इस नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो उस नहर का नाम क्या है, तो उस नहर का नाम आपका सुएज नहर। ठीक है, सुएज नहर क्या है, सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को संबंध करने वाली एक नहर है। यानी सुएज नहर क्या है, लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करती है। इसका निर्माण क्या है, 1859 में स्टार्ट हो गया था। एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे जिसका नाम था फर्डिनेंड डी लेसेप्स। फर्डिनेंड की देख रेख में इसका निर्माण हुआ था। इसकी लंबाई कितनी है, 165 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है, 48 मीटर, तथा गहराई कितनी है, 10 मीटर। और ये 1869 में यह नहर जो है यातायात के लिए खुल गई थी। वर्तमान में कहाँ है, ये वर्तमान में मिस्र में है। मैंने क्या बताया भाई, जो आपकी नहर है ये कौन सी, सुएज नहर। आपकी जो नहर है कौन सी, सुएज नहर। तो सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, निर्माण हुआ था इसके 1859 में, लेकिन बनकर तैयार हो गई थी 1869 में। और ये तभी यातायात के लिए भी खोल दी गई थी भाई। ठीक है, उसने किस मतलब जो इसका इंजीनियर था, क्या नाम था, फर्डिनेंड डी लेसेप्स। ठीक है, और वर्तमान समय में कहाँ भाई, ये वर्तमान समय में मिस्र में भाई। आगे बढ़ते भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की थी। तो ये थे आपके विक्रम साराभाई।
डॉक्टर विक्रम साराभाई के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है, डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई सृजनशील वैज्ञानिक, सफल और दूरदर्शी उद्योगपति भी थे भाई। उच्च कोटि के प्रवर्तक, महान संस्था निर्माता, उत्कृष्ट शिक्षाविद तथा कला पारखी थे। इन्होंने विज्ञान और अभियांत्रिकी में 1966 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। अब प्रश्न ये उठता है कि जो विक्रम साराभाई थे ये क्या थे? एक उद्योगपति होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक भी थे। क्या इनके नाम पर कोई अंतरिक्ष केंद्र है? तो हाँ, इनके नाम पर विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ स्थित है? ये आपका तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, जो कि आपकी केरल राज्य की राजधानी है भाई। ठीक है, विक्रम साराभाई की स्थापना कब हुई थी भाई? 21 नवंबर 1963 में हुई थी भाई। ठीक है, यहाँ से क्या है, ये एक प्रकार से भारतीय उपग्रह कार्यक्रम के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों पर ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ पे रॉकेट भी है और आपके अंतरिक्ष वाहन जो है, अंतरिक्ष वाहन। बेसिक आपको क्या याद रखना है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम, केरल में भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी याद रखना है कि विक्रम साराभाई क्या है, एक प्रकार से ये उद्योगपति भी थे और वैज्ञानिक भी थे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है आपके NR नारायण मूर्ति। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक N नारायण मूर्ति है। अगला क्वेश्चन जो आपका करंट अफेयर से, इसको हम नहीं पढ़ेंगे भाई, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में होता है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी, 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी तो वो क्या हो, उसका क्वथनांक हो जाएगा, नहीं वो उबलना स्टार्ट हो जाएगी, उबलना वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन कितना डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट पे कितना भाई है? 212 डिग्री भाई, 212 डिग्री। अगर मैं बात करूँ केल्विन पैमाने पर, केल्विन पे कितनी होगी? केल्विन पे, तो केल्विन पे आपकी होगी ये 373 केल्विन, 373 केल्विन पर कोई चीज़ उबलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 आपके जो है केल्विन। आगे बढ़ते हैं भाई, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है? आपकी कॉफ़ी बागान फसल है, आपका चाय भी बागान फसल है, काजू भी आपकी बागान फसल है, लेकिन जो आपके मोटे अनाज है वो आपके बागान फसल नहीं है भाई। बागान फसल कहने का अर्थ क्या है? जो फसल आपकी नगदी फसल हो, जो आपकी नगदी फसल हो उसे हम बागान फसल के अंडर में लेके आते हैं भाई। इसमें आपके उदाहरण है कॉफ़ी, चाय, काजू, जूट भी इसमें आ जाएगा, जूट, गन्ना भी इसमें आ जाएगा, गन्ना, और आपका तंबाकू, ये क्या है? एक प्रकार की नगदी फसल, ये आपकी बागान फसल के रूप में आती है भाई। अगला क्वेश्चन है तुर, और लेकिन मोटे अनाज जो है, मोटे अनाज बागान फसल की श्रेणी में नहीं आते हैं, जबकि कॉफ़ी, काजू, चाय, नारियल, सुपारी, ताड़, रबर आदि बागान फसलों में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तुर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखो पहली बात तो आपको बता दूं कि तुर जो है ना, तुर आपकी एक दाल की किस्म है। किसकी किस्म भाई? किसकी प्रजाति है? तो दाल की, दाल। और कौन सी दाल की? वो है आपकी अरहर दाल की, अरहर। तुर दाल को अरहर दाल के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग हवा
के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? देखो, हवा के बल और वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है भाई। कौन से यंत्र का? एनीमोमीटर। लेकिन स्पीडोमीटर किसका है? वाहनों का वेग, जो आपका स्पीड होती है, जो आप वाहनों की स्पीड मापते हैं, वो स्पीडोमीटर से मापते हैं। लैक्टोमीटर, मैंने आपको बताया कि जहां शब्द लैक्टो आएगा वहां आप दूध से लगाओगे। दूध की विशिष्ट शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर किसका उपयोग करता है? ताप मापने के लिए। और एनीमोमीटर आपका पवन का वेग मापने के लिए भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ये 14 सितंबर है भाई। देखो, हिंदी दिवस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, राष्ट्रीय हिंदी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 14 सितंबर 1949 से मनाया जा रहा है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है भाई। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस को राजभाषा घोषित किया गया था भाई। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 6 जो आपका कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार है भाई। अनुच्छेद 6, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानव अधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा अंगीकार की थी, जिसके अनुच्छेद 6 के तहत हर व्यक्ति को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्त देगा। मैं आपको बता दूं, जो आपका मानव अधिकार है, इसमें आपके टोटल जो है कुल मिलाकर 30 अनुच्छेद, आपके 30 अनुच्छेद है। और आपका हर पेपर में जो अब तक आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो आपके एग्जाम हुआ है, उसमें से एक धारा आपकी हर पेपर में पूछी गई है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी 30 धाराएं हैं, आप मोटा मोटा इसको पढ़ लो भाई। जब आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप इनको भी एक बार देख लो भाई। ठीक है भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी का मुख्यालय आपका कहाँ है? तो एनएससी का मुख्यालय आपका मुंबई में आपका। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं भाई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है भाई। ठीक है भाई। ये आपका जो क्वेश्चन अगला वाला, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन, हम इसको नहीं पढ़ेंगे भाई। लेकिन जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों के बाद मनाया जाता है। तो आपका जो मेरठ में लगता है वो लगता है आपका नौचंदी मेला। इसको आप हिंदू और मुस्लिम एकता मेले के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू और मुस्लिमों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा की भावना का जीता जागता प्रमाण उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में होली के बाद दूसरे रविवार को लगने वाला नौचंदी मेला है भाई। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भाई। कुछ और खोज हैं, उनको देख लेते हैं भाई। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या की थी? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज। आर्किमिडीज ने किसकी खोज की थी? उत्प्लावन बल की। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी भाई। और हाँ, जब आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपका जो पहला एंटीबायोटिक था, फर्स्ट एंटीबायोटिक, ये पहला एंटीबायोटिक था जिसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, इस पेनिसिलिन की खोज किससे की थी? एक कवक से। कवक, कवक का नाम क्या था आपका? आपके कवक का नाम था पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम। नोटेटम कब खोज की थी पेनिसिलिन की? 1928 में, 1928 में आपकी खोज की थी। फिर बाद में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था भाई। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्राप्त करता है। यानी ये कह रहा है कि जो भारतीय संविधान में भाषा का जिक्र है वो किस अनुसूची में है?
तो भाषा का जिक्र आपका 8वीं अनुसूची में। मैं आपको बता दूं, आपके मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 8 भाषाएं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में आपके 12 भाषाएं हैं। क्या कोई संशोधन हुआ है? नौवीं भाषा कौन सी थी? नौवीं, अरे सॉरी, ये आपका क्या है? ये आपका 8वीं अनुसूची भाई, 8वीं अनुसूची। ठीक है, थोड़ा सॉरी भाई। जो आपकी वर्तमान में भाषा है, सॉरी मूल संविधान में, पहले मूल संविधान देख लें। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? मूल संविधान में आपकी भाषाएं थी भाई आपकी 14, और आपकी भाषाएं आज कितनी है? 22। तो 14 से लेके 22 हो गई। तो कोई संविधान संशोधन हुआ है? तो हाँ, 15वीं भाषा थी आपकी सिंधी। कौन सी? सिंधी। इसको 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। और आपकी 16वीं, 17वीं और 18वीं आपका क्रम से लगा लो। बोडो, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आप नमक से याद कर लेंगे इसको, नमक से, नए के नमक। ये कब जोड़ी गई? ये आपकी जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में। ठीक है भाई। आगे 4 भाषा जो बोर्ड मास के नाम से जाने जाते हैं आपकी, बोडो, डोगरी, मैथिली और आपकी संथाली। तो ये 21 है, ये 71 है, दोनों को जोड़ दो, ये 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है भाई, ये पूरी आपकी भाषाओं का विकास रहा है भाई। अब इसकी थोड़ी व्याख्या पढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली और 2004 में मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी 8वीं अनुसूची में शामिल किए थे, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। 12वीं अनुसूची में आपको पता है, 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पहली क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं को, यानी 12वीं अनुसूची में क्या आपका जो नगर पालिकाएं हैं, ठीक है, नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था उसको। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति भी होती है और महान्यायवादी की नियुक्ति भी। इन तीनों की नियुक्ति करता है आपके राष्ट्रपति। लेकिन जो महाधिवक्ता होती है आर्टिकल 165 के तहत आते हैं, तो इनकी नियुक्ति जो आपके भारत के राज्यपाल करते हैं 167 के तहत। राज्य में इसका राइट आंसर आपका होगा बी, महाधिवक्ता, एडवोकेट ऑफ जनरल, जो आपके स्टेट के होते हैं। राज्य में जो स्थिति महाधिवक्ता की होती है, वही स्थिति केंद्र में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की होती है। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76। संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्य सरकार के विधिक सलाहकारों यानी महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अन्य सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। ये पुराना क्वेश्चन है, ये वैसे आंसर होगा केरल। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। यानी उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को वाहिनी से बाहर ले जाती है। तो ये आपका यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा क्या है? एक ट्यूब वाहिनी है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर ले जाती है। पुरुषों में यूरेथ्रा लिंग के माध्यम से मूत्र बाहर करता है, जबकि स्त्रियों में यह योनि के ऊपर मूत्र मांसपेशियों से जुड़ी होती है भाई।
अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनता आपका 11 नवंबर को भाई। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में हर वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है भाई। ठीक है, यहाँ से एक फैक्ट निकल गया कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, ये वो अब्दुल कलाम आजाद नहीं भाई, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद है, ये अब्दुल नहीं है, अबुल हो गए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन आपका जीएसटी से संबंधित है कि जीएसटी को किस संविधान संशोधन के तहत ले गए? तो 101वां संविधान संशोधन। इसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि आर्टिकल कौन सा है, 279A। कौन सी समिति थी? विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति की सिफारिशों पे आया था भाई। और 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को इसको पारित कर देते हैं इंडिया में भाई। और मैं आपको बता दूं कि हर साल आपका जीएसटी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जीएसटी परिषद की स्थापना कौन करता है? जीएसटी परिषद को जो स्थापना करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है भाई, राष्ट्रपति। लेकिन जीएसटी परिषद की जो अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता जो करता है वो करता है आपका वित्त मंत्री। कौन करता है? वित्त मंत्री भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका इसमें ऑप्शन के अनुसार है महोबा। दिए गए विकल्पों में महोबा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये पहली बात आपका पठारी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पठारी। और आपका जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है, यूपी और एमपी में। अब बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के कितने जनपद हैं? उत्तर प्रदेश के 7 जनपद आपके आते हैं भाई बुंदेलखंड में। कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 चित्रकूट, चित्रकूट, जालौन, जालौन। तीसरा आपका झांसी, चौथा आपका ललितपुर, ललितपुर। पांचवा आपका महोबा, महोबा, महोबा। छठा आपका बांदा, बांदा। और सातवां आपका हमीरपुर, हमीरपुर। आप इसको याद कर लेंगे, CGGL, यानी CGL की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे इसमें MBA कर लेंगे, MBH। चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा और आपका हमीरपुर भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 7.33% आपका क्षेत्रफल का। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कुल 9 राज्यों को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये आपका चौथा राज्य आपका। ठीक है, यानी अगर पूर्व से पश्चिम बात करूं तो आपका कितना है? 650। ये कितना आपका उत्तर से दक्षिण? 240, 928 आपका कुल क्षेत्रफल है, जो कि पूरे भारत का कितना है? 7.33% आपका। सबसे बड़ा जिला अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जिला आपका लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा आपका हापुड़, हापुड़। कितने नंबर पे आपका? तो आपका 4th नंबर पे आपका पड़ेगा किसमें? आपके क्षेत्रफल के हिसाब से। पहला आपका राजस्थान, राजस्थान। दूसरा आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तीसरा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और चौथा आपका कौन सा? आपका यूपी। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आए होंगे भाई। आगे बढ़ते भाई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है?
तो मथुरा का क्षेत्र था आपका सूरसेन भाई। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सूरसेन कहते थे। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी आपकी क्या? मथुरा। अब कुछ थे जैसे मत्स्य। मत्स्य कहाँ था आपका? राजस्थान में, जिसकी राजधानी थी आपकी विराटनगर। पांचाल जो आपका बरेली बदायूं है, इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। अंग जो आपका अंग बिहार, इसकी थी आपकी चंपा। आपको मैं बता दूं, जो आप ये क्षेत्र देख रहे हो, ये टोटल 16 क्षेत्र थे आपके, 16 क्षेत्र, 16 क्षेत्र। इसको इतिहास की भाषा में कहा गया है महाजनपद, महाजनपद, महाजनपद। इन महाजनपदों का अगर उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथों में, तो कौन सी किताब है? अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। अगर इसका जैन धर्म में मिलता है इसका, तो भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में इनका जो है, यानी अंगुत्तर निकाय जो आपका बौद्ध ग्रंथ है, इसमें बताया कि इसमें 16 महाजनपद थे। और जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें बताया था कि इसमें 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में थे। 8 महाजनपद आपके जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में थे भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है? तो ये थे आपके रहीम। रोमानी लेखक के रूप में प्रसिद्ध रहीम को उनकी कृति मदनाष्टक के लिए जाना जाता है। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ था। ये मुगल बादशाह अकबर के संरक्षण में थे। रहीम के ग्रंथों में रहीम दोहावली, बरवे, मदनाष्टक, राग, पंचध्यायी, नगर शोभा, नायिका भेद आदि प्रमुख है भाई। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो हिंदुस्तान के संपादक थे आपके मदन मोहन मालवीय जी। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार हिंदुस्तान के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय जी का जन्म प्रयाग में सन 1861 में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसके सहयोग से? सहयोग था आपका एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? यानी सभी जितने भी ऑफिशियल वर्क होंगे उसमें हिंदी आपकी क्या है, एक प्रकार से अनिवार्य लैंग्वेज होगी। तो ये कब था आपका? 1968, 1968। उत्तर प्रदेश में सन 1968 में सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज जो प्रयोग में आती है, तो वो आपकी हिंदी। ठीक है, लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज कौन सी है? सेकंड है आपकी उर्दू। ये मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, और इसको 1989 में स्वीकृति मिली भाई। तो सेकंड आपकी लैंग्वेज है वो आपकी उर्दू है भाई। आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अकबर के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे? तो अकबर के दरबार में 2 चित्रकार थे, एक दसवंत और एक बसावन। तो आंसर है दसवंत। दसवंत तथा बसावन अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार थे। अकबर के नौरतन कौन कौन से थे वो देख लेते हैं भाई। तो पहला है आपका अबुल फजल, दूसरा आपका फैजी, तीसरा आपका मियां तानसेन, चौथा आपका बीरबल महेश दास, पांचवा आपका राजा टोडरमल जो इसका भूमि का जो देखता था, छठा आपका राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुक्काम और आपका मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया गया था। तो ये कौन थे आपके? मुस्त्री बाई। मुस्त्री बाई फैजाबाद की एक प्रमुख संगीतकार थी जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से
बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो बुंदेलखंड में आपका गाया जाता है आल्हा। आल्हा और उदल की कहानी है आपके बुंदेलखंड में बहुत ज्यादा प्रचलित है भाई, आल्हा और उदल। आल्हा बुंदेलखंड का प्रमुख लोकप्रिय गीत है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में गाया जाता है। लांगुरिया भी जो है, लांगुरिया बुंदेलखंड का ही आपका एक लोक नृत्य है आपका। जो रसिया है ना, रसिया 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 आपका जो है, ये जो कृष्ण जी की उसमें गाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भारत के ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ जाती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो ये आपकी शारदा नदी है। शारदा शारदा नदी या काली नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित कालापानी नामक स्थान से तथा गौरी गंगा मिलाम हिमनन से निकलती है। यह प्रदेश में पीलीभीत जिले में प्रवेश करती है। सीतापुर के बसरा या ब्राह्म घाट के निकट पहुंचकर यह करनाली यानी घाघरा नदी में मिल जाती है आपकी। कौन सी भाई? आपकी शारदा। शारदा नदी की एक बात और है कि यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। यूपी की सबसे बड़ी नहर भाई, बड़ी नहर। ठीक भाई, यूपी की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? आपकी शारदा। ये जो पीलीभीत से नाम आया, पीलीभीत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती नदी। गोमती नदी ये कहां से निकलती है? ये निकलती है फुलहर झील से। फुलहर झील, फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत। पीलीभीत में खाना पड़ता है आपका, थाना माधव टांडा। ठीक है, मैं वहां जॉब कर चुका हूं। तो भाई आपके ये थे आपके टोटल 38 क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस सेट के। हम अभी सेकंड प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, आपका जो सेकंड एग्जाम है उसकी तिथि आपके एग्जाम की 18/6/2018, ये पहली शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था भाई। ठीक है, अब हम इसके पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, यानी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो आपका इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे पूर्व में ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 23 सितंबर 1887 ईस्वी को अल्फ्रेड लॉयर की प्रेरणा से हुई थी। इस विद्यालय का नक्शा प्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुविद इमर्सन ने बनाया था भाई। 23 सितंबर 1887 को एक्ट 17 पास हुआ और कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपाधि प्रदान करने वाला भारत का चौथा विश्वविद्यालय बन गया था। इसकी प्रथम प्रवेश परीक्षा मार्च 1889 में हो गई थी आपकी। ठीक है भाई, देखो जैसे आपका ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान। ये कहाँ पड़ता है आपका? अलीगढ़ में पड़ता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। ये कहाँ पड़ता है? यानी बनारस में पड़ता है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1921 में भाई। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी आपकी। ये कहाँ पड़ता है आपका? ये जैसे आपका नाम ही छिपा हुआ काशी, तो काशी में पड़ता है। तो इन चारों में आप देख रहे होंगे कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सबसे पुराना है, जो कि आपकी 3 प्रेसिडेंसी के बाद जो आपकी कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इसके बाद उत्तर प्रदेश में पहला विश्वविद्यालय बना था जो कि इलाहाबाद या प्रयागराज में था। ठीक है, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कब बना था आपका? 1887 में भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका कन्नौज। कन्नौज बोलो तो इत्र नगरी या तंबाकू की नगरी है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर को
पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। माना जाता है कि कन्याकुब्ज जो ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर रहा था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए भी मशहूर है। यहाँ मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा बोली जाती है। यानी कन्नौज को क्या कहते हैं? कन्नौज कहते हैं इत्र नगरी। इत्र नगरी या तंबाकू नगरी भी इसी को बोलते हैं, तंबाकू नगरी। हालांकि तंबाकू के साथ नगरी कहना ठीक नहीं है। यहाँ पे आपका तंबाकू का उत्पादन होता है। ठीक है। आपका त्रिपक्षीय संघर्ष भी आपका कन्नौज में हुआ था, जो कि आपके गुर्जर प्रतिहार वंश, आपका पाल और आपका राष्ट्रकूट। ठीक है भाई। आपका जो त्रिपक्षीय संघर्ष भी इसी के आसपास हुआ था आपका। और हाँ, इसी के आसपास में जो है, जब क्या बोलते हैं, अभी जो नाम आया आपका हर्षवर्धन वर्सेस पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध लड़ा गया था, जो कि कहाँ पे था? नर्मदा नदी के तट पर युद्ध। कौन सी नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। इस युद्ध में क्या है, हर्षवर्धन क्या हार गए थे और पुलकेशिन द्वितीय जो है इसमें जीत गए थे। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो ये आपका भूटान देश। भूटान भारत और चाइना की सीमा से लगा हुआ एक सुंदर सा देश है। इसकी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति दुनिया के तमाम दूसरे लोगों को हमेशा से लुभाती आई है। भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। भूटानी लोग अपने घरों को डक पुल कहते हैं। इसका मतलब होता है ड्रैगन का घर। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका जो है नोबेल पुरस्कार से है। ठीक है। ये 2017 का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन हमको करंट नहीं जानना है, हमको स्टैटिक जानना है। इसको पढ़ते हैं। डायनामाइट के खोजकर्ता सर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। 1901 में पहले 5 श्रेणियों में दिया जाता था, लेकिन 1969 में ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। अब कौन कौन से क्षेत्र हैं? देखो, अर्थशास्त्र में आपको 1969 में दिया जाता था, लेकिन 1901 में 5 क्षेत्र थे। कौन कौन से? साहित्य, रसायन विज्ञान, भौतिकी और आपका चिकित्सा। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। ऊपर जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर का, बस इसको नहीं पढ़ेंगे हम, लेकिन ये पढ़ेंगे जो सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। तो सीकर तकनीकी जो भारत की क्रूज मिसाइल है वो आपकी ब्रह्मोस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। रूस तथा भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया था। यानी इसमें रूस की भी सहायता हुई थी और भारत की तरफ से जो DRDO है, यह रूस की P-800 ऑन्किंस क्रूज मिसाइल की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ब्रह्मोस का नाम किस किस के नाम पर है? भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कोवा नदी पर रखा गया भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पर, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पर ट्रेन चलती है? तो आपकी 2 सीमा, आपकी 2 कौन कौन सी? एक समझौता एक्सप्रेस चलती है, एक आपकी थार एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 सीमाओं पर ट्रेन चलती है, जो इस प्रकार है। पहला है समझौता एक्सप्रेस। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य चलने वाली रेलगाड़ी है, जो 22 जुलाई 1976 को अटारी और लाहौर के बीच शुरू हुई थी। दूसरी है थार एक्सप्रेस, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली दूसरी सीमा पार ट्रेन है, जो पाकिस्तान के कराची एवं भारत के जोधपुर शहरों को जोड़ती है। मुनाबाव एवं गोखा पार क्रम से भारत एवं पाकिस्तान के में अंतिम सीमांत स्टेशन भी आपके भाई। अगला क्वेश्चन आपका,
अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन का सबसे बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधि के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी। यानी किसके शासनकाल में सहायक संधि चलाई गई थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को स्टार्ट किया था। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड वेलेजली 1798 से लेकर 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। 1798 ईस्वी में सर जॉन सोर के हस्तक्षेपवादी युग के बाद लॉर्ड वेलेजली भारतीय गवर्नर जनरल बने, जो अपनी सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्ध हुए। इन्होंने भारत में अंग्रेज साम्राज्य के विस्तार को अपना लक्ष्य बनाया। हालांकि सहायक संधि का प्रयोग भारत में वेलेजली से पूर्व डुप्ले द्वारा किया गया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली के समय में ही चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, जिससे टीपू सुल्तान की मृत्यु होगी भाई। ठीक है, और आपके मैसूर को हड़प लिया गया। अगला क्वेश्चन आपका, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उसके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। तो कौन था? बंदा बहादुर, या आपका लक्ष्मण सेन भी इसको बोलते हैं आप, लक्ष्मण दास। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा समाप्त हो गई और आदि ग्रंथ यानी गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया गया, जबकि बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह के पश्चात सिखों को सैनिक नेतृत्व प्रदान किया। बंदा बहादुर एक बैरागी सिख सेनानायक थे। उन्हें बंदा बहादुर, लक्ष्मण दास और माधव दास भी कहा जाता है। यानी सिखों के जो 10 गुरु होते, 10वें गुरु के बाद कोई भी गुरु का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन जो गुरु गोविंद सिंह थे, उनके एक चेला था जिसका नाम था लक्ष्मण दास या आपका बंदा बहादुर। वो कहते थे कि ये मेरा बंदा है जो बहुत ज्यादा बहादुर है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया? तो चौधरी रहमत अली के द्वारा जो है पाकिस्तान नाम सबसे पहले आपका गढ़ा गया। पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली द्वारा गढ़ा गया। रहमत अली ने ही 1933 में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की और आगे चलकर 1 अगस्त 1933 से पाकिस्तानी साप्ताहिक यानी मैगजीन की शुरुआत की। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान को परिभाषित किया तथा पाकिस्तान का नक्शा भी छपवाया था। इस मैगजीन में उन्होंने भारत के अंदर 3 मुस्लिम देशों को दिखाया भाई। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किस आंदोलन में छोड़ दिया? तो ये था आपका जलियांवाला बाग नरसंहार। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 के विरोध में छोड़ दिया। ध्यातव्य है कि भारत के महान बंगला कवि व दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश भारत ने 3 जून 1915 में नाइटहुड या सर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। और गांधी जी ने भी जो है, गांधी जी ने भी अपनी केसरी की उपाधि छोड़ दी थी। जो गांधी जी को उपाधि मिली थी केसरी, तो गांधी जी ने उसको छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो गोदावरी नदी जो आपके महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक ग्राम से। गोदावरी नदी भारत की प्रसिद्ध नदी है। यह नदी दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी घाट तक प्रवाहित होती है। नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। यह नदी नासिक के त्र्यंबक गांव की पृष्ठवर्ती पहाड़ियों में स्थित एक बड़े जलाशय से निकलती है। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां गोदावरी और कृष्णा है। ये दोनों मिलकर कृष्णा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है, जो सुंदरवन डेल्टा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा को बहुधा केजी डेल्टा भी के नाम से भी जाना जाता है। जो आपकी गोदावरी नदी है, इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, बूढ़ी गंगा। ठीक है, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है भाई गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? तो ये आपकी वुलर झील। वुलर झील कश्मीर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर मैं खारे पानी की झील की बात करूं तो चिल्का झील जो उड़ीसा में, चिल्का जो कि उड़ीसा में, वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। एक झील है मणिपुर की लोकटक झील। मणिपुर की लोकटक झील में कैबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ एक पार्क स्थित है भाई।
अगला क्वेश्चन है संविधान से। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किस संविधान से ली गई है? तो आपको बता दूं जापान से। जापान से क्या आपका? जापान से भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक जापान के संविधान द्वारा प्रभावित है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है, जो आपका क्वेश्चन पूछा है। आयरलैंड के संविधान से क्या लेगा भाई? आपके 12 सदस्यों का मनोनयन, या आपका मैं कह सकता हूँ डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी यहाँ से ले गए। तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया अनुच्छेद 368 के तहत। आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति के पद को शामिल यहीं से किया गया आपका अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा अधिनियमित किया गया? तो इसको 2009 में किया गया और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू कर दिया गया था। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अधिनियम वर्ष 2009 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। ध्यातव्य है कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी है। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों वाले भाग में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य है। आपको मैं बता दूं, जो शिक्षा के लिए जो आपकी अधिकार मिलेगा, मतलब जो शिक्षा की बात की गई है वो आपकी 3 जगह की गई है। आपका आर्टिकल 21 का है, आपका आर्टिकल 45 और आपका आर्टिकल 51 का है। ठीक है, ये हमारा क्या, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारे एक तरीके से मौलिक अधिकार है। ये हमारा क्या है, ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। और ये क्या आपका मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, संशोधन सभी के लिए समान है। उम्र देख लेते हैं, ये 6 से 14 वर्ष है, ये 6 वर्ष से डाउन है, 6 वर्ष से नीचे बच्चों के लिए, ये भी 6 से 14 वर्ष के लिए। लेकिन एक विशेष क्या है, ये अभिभावकों के लिए, अभिभावक यानी गार्जियन के लिए आपका ये। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जयसिंह यानी जयसिंह द्वितीय ने एक खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित की? तो वो की थी आपकी उज्जैन में भाई। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, हालांकि कई जगह स्थापित की थी। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह यानी जयसिंह द्वितीय को खगोल विज्ञान में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने प्राचीन खगोलीय यंत्रों और जटिल गणितीय गणनाओं के माध्यम से ज्योतिषीय और खगोलीय घटनाओं का विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणी करने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध अप्रतिम जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने हिंदू खगोल शास्त्र के आधार पर देश में 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। ये वेधशाला कहाँ है? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और आपका मथुरा में। इंपोर्टेंट बात क्या है? इंपोर्टेंट बात आपकी ये है कि ये वेधशाला आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में मथुरा में भी है, ये आपका बनारस में भी है। तो 2 जगह आपकी जो है उत्तर प्रदेश में आपकी। ठीक है, उज्जैन आपका कहीं एमपी में भी है, जयपुर का आपके राजस्थान में भी है, और दिल्ली का आपका ये आपकी राजधानी में आपका यूटी। तो कितनी जगह? 1 2 3 4, ये आपका 3 स्टेट और आपका 1 केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपके लिए विशेष है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कहाँ आपकी मथुरा में है और आपकी बनारस में भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। देखो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट अफेयर का था, लेकिन जो 2 टीके लगाए थे वो लगाए थे खसरा और रूबेला के लिए। इसको पढ़ते हैं, भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी यूआईपी की शुरुआत चरणबद्ध तरीके से 1985 में की गई थी। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के सदस्य देशों के साथ वर्ष 2020 तक खसरा तथा रूबेला को समाप्त करने का संकल्प किया था। इसी दिशा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने
9 महीने से लेकर 15 वर्ष के कम आयु वर्ग के पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से खसरा और रूबेला टीकाकरण अभियान किया। एक आपको जानना है टीबी। टीबी हमको कब तक खत्म करना है? आपको टीबी हमको खत्म करना है 2025 तक। आपको भारत में कब खत्म करना है? भारत में टारगेट है कि हमें 2025 तक टीबी खत्म करना है। और टीबी दिवस कब मनाया था? 24 मार्च को, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे कब खत्म करना है? वर्ल्ड लेवल पे 2030 तक। आगे बढ़ते भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख है, यानी 19.98 करोड़ है। भारत की कुल आबादी इसकी 16.5% है, उत्तर प्रदेश में रहती है। जबकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 7.33 है। 240 928 इसका जो क्षेत्रफल है। अब 4 सबसे बड़े जिले देख लेते हैं, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद और आपका आजमगढ़, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान से मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? देखो, उत्तर प्रदेश मतलब पूरे भारत में टोटल जो है 552 देसी रियासत है भाई की। किसी किसी किताब में 552 है, किसी किसी में 562 भी देखने को मिलता है भाई। तो 552 में से 549 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतः ही मिला लिया भाई अपना, किसी न किसी कारण से। लेकिन जो 3 देसी रियासत थी, जो 3 थी, एक आपका जम्मू कश्मीर, एक आपका हैदराबाद देसी रियासत हैदराबाद, और एक थी आपकी गुजरात में जूनागढ़। इन तीनों ने मिलने से मना कर दिया भाई। अब क्या हुआ? जो जम्मू कश्मीर थी उसको तो राजा जो हरि सिंह से उसमें विलय पत्र के आधार पर मिला लिया, विलय पत्र के आधार पर। जो आपकी हैदराबाद थी इसमें क्या कर दी? पुलिस कार्रवाई करवा दी, पुलिस कार्रवाई के आधार पर मिला लिया। जो आपका जूनागढ़ था इसको जनमत संग्रह के आधार पर मिला लिया, जनमत संग्रह, प्लेबिसाइड और रेफरेंडम, ठीक है। और जो आपका हैदराबाद था, हैदराबाद में जब पुलिस कार्रवाई चलाई गई तो इसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो, ठीक है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन कि जनमत संग्रह के आधार पर किसे मिलाया? तो जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को मिलाया, जो कि आपके गुजरात में पड़ती है। जूनागढ़ रियासतों ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी। पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा से जूनागढ़ में विद्रोह हो गया, जिसके बाद जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हैदराबाद रियासत का विलय करने के लिए सैनिक कार्रवाई की गई, जिसके लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया आपका। आगे बढ़ते, अगला है निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा से कहीं ना कहीं ऊपर है उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री पर स्थित है। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री उसे कहते हैं मकर रेखा। यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर स्थित है। भारत में कर्क रेखा इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्य। अब इनको देख लेते हैं पश्चिम से पूर्व। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुछ राजधानियां पड़ती है इसी पे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर भी जो कर्क रेखा के समीप है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी यहीं पे ही है, और आपकी जो है झारखंड की राजधानी भी जो है वो कर्क रेखा पर ही स्थित है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में
द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, तो आपका ऑप्शन है तमिलनाडु। लेकिन अब जो आपका जम्मू एंड कश्मीर भी नहीं है भाई। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। अब देखो, जिस टाइम का ये क्वेश्चन था उस टाइम में इसका आंसर भाई यही था, लेकिन जैसे अब जम्मू कश्मीर जो यूटी बन गया, अब ये भी नहीं है भाई। अभी वर्तमान समय में कितने राज्यों में आपकी विधान परिषद है? तो आपके मात्र 6 राज्यों में। कौन कौन से 6 राज्य हैं? पहला बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपका। ठीक है, ये आपके 6 राज्य आपके भाई, जहां आपके द्विसदन प्रधानमंडल है ना, जहां आपके विधानसभा भी है और आपकी विधान परिषद भी है। ठीक है भाई, मैप से आए रहेंगे। मान लो भाई यूपी के साथ हम जोड़ते हैं बिहार को, यूपी के साथ बिहार है, ये आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश से कटा आपका तेलंगाना। 2 याद हो गए, 2 याद हो गए। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के नीचे आपका कर्नाटक है, तो आपके 6 के 6 याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखो, जहां भी आपको ये संघ शब्द मिलेगा, संघ शब्द, वहां आप समिति में आंख मीचकर जवाहरलाल नेहरू लगा दोगे भाई। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं भाई इसकी व्याख्या। कैबिनेट मिशन की संतुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद, जो कि नेहरू ने रखा था, संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की, जैसे वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, जिसमें संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई आपकी महावीराचार्य के द्वारा। 9वीं सदी के महान गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह लिखी, जिसमें उन्होंने लघुत्तम समापवर्तक लैसे निकालने के प्रचलित तरीकों का वर्णन किया था। भास्कराचार्य जो है वो 12वीं सदी के भारतीय गणितज्ञ के पथ प्रदर्शक थे, जो गणितज्ञों की एक लंबी परंपरा के उत्तराधिकार थे और उज्जैन स्थित वेधशाला के मुखिया भी थे। उन्होंने लीलावती और बीज गणित जैसी गणित की पुस्तकों की रचना की तथा सिद्धांत शिरोमणि नामक ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक लिखी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक एनालाइजिंग इंडिया, ये एनालाइजिंग होगा, एनालाइजिंग इंडिया लिखी थी, जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो ये लिखी थी आपकी वीरप्पा मोइली ने। वीरप्पा मोइली द्वारा अंग्रेजी में लिखित पुस्तक एनालाइजिंग इंडिया अगले 25 से 30 वर्षों में भारत को एक महाशक्तिशाली रूप में देखती है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में भाई। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी यानी आगरा के समीप में स्थित है। यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाजा आदि प्रसिद्ध इमारतें बनाई गई थी। ये जो आपके शेख सलीम चिश्ती जी हैं, अकबर इनके दरबार में जाते थे और यहाँ तक कि अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर, जो जहांगीर हुए बाद में, जहांगीर का नाम भी इन्हीं के नाम पे रखा। क्या नाम रखा? सलीम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा इसमें आंसर दिया गया है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हो भाई। कैसे? हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कंचनजंगा है,
जो सिक्किम के उत्तर पश्चिम में नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,586 यानी 85-86 मीटर है। यह दार्जिलिंग से 74 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर नेपाल में है। दूसरे आपके केटू 8611 तथा तीसरे आपकी कंचनजंगा है। देखो इसमें सब लिखा हुआ आपका हिमालय भाई, और ये जो आपकी केटू है ना भाई, ये हिमालय की चोटी नहीं है भाई, ये हिमालय से बाहर है भाई, ये आपकी जो है हिमालय से बाहर है भाई। ठीक है, जैसे मान लो अगर क्वेश्चन पूछता कि भारत में, क्वेश्चन पूछता भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो इसमें आप आंसर कंचनजंगा भी लगा सकते हो भाई, कंचनजंगा, क्योंकि ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो तिब्बत में भाई, इंडिया में। लेकिन पूछता कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप लगा देते केटू गार्डन ऑस्टिन। ठीक है, आप इस क्वेश्चन पे त्रुटि भी देख सकते हो भाई, लेकिन बोर्ड ने यही आंसर दिया तो इसी को लगाएंगे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो आपका प्लास, प्लास, ढाक या टोंसू। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल प्लास है। प्लास या टेंसू एक वृक्ष है जिसके फूल बहुत ही आकर्षक होते हैं। इसके आकर्षक फूलों के कारण इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। प्लास का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिका मोनोस्पर्मा है। आगे बढ़ते हैं भाई। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है? तो पित्त का उत्पादन है, स्राव होता है आपका यकृत से, लीवर से या जिगर से। यकृत या जिगर या लीवर में जो पाचक रस बनता है उसे पित्त कहते हैं। दूसरे शब्दों में पित्त यकृत से बनने वाला रस है। यह पाचन में सहायता करता है। यह कुछ गाढ़ा सा पीला तरल पदार्थ, यानी ये येलो लिक्विड होता है, ये ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है और स्वाद कड़वा होता है। पित्त बनकर पित्ताशय में एकत्रित होता है जहां इसमें म्यूसिन मिल जाता है। यानी पित्त निकलता कहां से है और पित्त जमा कहाँ होता है? पित्त आपका निकलता है लीवर से यानी यकृत से, और जमा कहाँ होता है आपका? ये होता है पित्ताशय में। इसी में होती है एक गॉल ब्लैडर आपकी, पित्ताशय में ही होती है आपकी गॉल ब्लैडर, जिसकी थैली आपकी निकाल दी जाती है भाई। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1993 में। आपका भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण 1993 के तहत की गई थी। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह संविधान द्वारा प्रदत्त तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा अनिश्चित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक भी इसे कहते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फफूंद यानी फंगस के कारण होता है? फंगस के कारण एक ट्रिक बताते थे, खुद खाए गंदा, खुद खाए गंदा, खुजली, दमा, खाज, एथलीट फुट और दाद और आपका गंजापन। ठीक है भाई, इसको पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन सा ऑप्शन? तो आपका दाद, ये जो सेकंड ऑप्शन है दाद। दाद कवक या फफूंद एक प्रकार का परजीवी है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक की उत्पत्ति शैवाल से पर्ण हरिम की हानि से हुई है। कवक के द्वारा मनुष्य में होने वाले कौन कौन से रोग है? गंजापन, दमा, दाद, खाज, हाथी पांव, जिसे एथलीट फुट भी कहा जाता है, यह हाथी पांव आदि है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा अपने हाथ से लिखा गया था? तो ये थे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा।
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भारतीय संविधान हाथ से अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा गया था। इसकी वास्तविक प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखी थी। इसे इटैलिक स्टाइल में खूबसूरती से लिखा गया था, इटैलिक, और हर पेज को शांति निकेतन के कलाकारों ने खूबसूरती से सजाया था आपका। अगला क्वेश्चन है B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये आपका बायोटीन। ठीक है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 पेंटोथेनिक अम्ल, B5 नियोसिन, B6 पायोडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B12 आपके साइनोकोबाल्बिन, B7 एस्कॉर्बिक अम्ल, D कैल्सीफेरॉल और E टोकोफेरॉल और K फिनक्विनोन। ठीक है, फिनक्विनोन। अब इसको याद करने के तरीका, अगर B1, B2, B3, B5, B6, B7 और आपका B12, बस ट्रिक याद करें ना, बाकी यहां लिखा हुआ है। था री नी पेंट पाई बॉय साइना, था री नी पेंट पाई बॉय साइना। इसको याद करने का है, था री नी पेंट पाई बॉय साइना। था से थायमीन B1, री से रिबोफ्लोविन B2, नी से नियोसिन B3, सॉरी, पेंट से पेंटोथेनिक अम्ल B5, पाई से पायोडॉक्सिन B6, बाई से बायोटीन B7 और साइनोकोबाल्मिन B12। इसमें कोबाल्ट पाया था, कोबाल्ट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। आप जो है इनको अरेंज कर लेंगे। जो B3 है ना, ये है नियोसिन, और B5 आपका पेंटोथेनिक अम्ल, इसको क्रॉस कर लेंगे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका, हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे, जिनमें 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजलिस ओलंपिक, 1936 का बर्लिन ओलंपिक। उनकी जन्म तिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। उन्हें 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आज का आपका सबसे अंतिम क्वेश्चन है सेकंड पेपर का, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपके वाराणसी में होते, वाराणसी। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र का जन्म काशी वाराणसी के निकट लमही नामक ग्राम में 31 जुलाई 1881 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता अजायब राय डाक मुंशी थे, जो डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। इन्होंने माधुरी तथा मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया तथा हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन किया। भारतीय साहित्य जगत में इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि से नवाजा गया। इनके कुछ कृतियां क्या है? गोदान, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, करबला, प्रेम की बंदी, सेवा सदन और आपका मानसरोवर, कहानी संग्रह आदि भाई। तो भाई ये था आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट। अभी हम आपके थर्ड प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो दोस्तों ये फिर हमारा तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है, जिसके एग्जाम की तिथि थी आपकी एग्जाम डेट 18/6/2018, जो कि आपका ये सेकंड शिफ्ट में हुआ था भाई। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त यानी भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद कब सृजित हुआ? तो ये हुआ था आपका 1975 में। आप ये याद कर सकते हो, जब आपातकाल लगा था तभी उस समय आपका उत्तर प्रदेश में आपका लोकायुक्त का पद आपका सृजित हुआ था। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद को लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत स्थापित किया गया था। इस संस्था का गठन 14 सितंबर 1977 को किया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है? 8 वर्ष है।
इसकी स्थापना कहाँ? स्कैंडिनेवियन देश इंस्टीट्यूट ऑफ ऑम्बड्समैन और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तर्ज पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया? तो आपका ये करवाया था आपका फर्रुखसियर ने भाई, फर्रुखसियर, जो आपका इतिहास में गणित कार्य के नाम से जाना जाता है। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है जिसमें गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित संबंध संस्कृति है, जो हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक प्रथाओं, अनुष्ठानों, लोक एवं भाषाई परंपराओं को जोड़ता है। फर्रुखाबाद की स्थापना 1714 ईस्वी में नवाब मोहम्मद खान बंगस ने की थी भाई। फर्रुखाबाद का नाम मुगल बादशाह फर्रुखसियर के नाम पर रखा गया था। काशी की तरह यह यहाँ पर गली गली में शिवालय स्थित है। काशी की तरह यहाँ पांचाल घाट यानी घटिया घाट पर ऐतिहासिक विश्राम स्थल और पक्के घाट बने हुए हैं। यानी ये जो फर्रुखसियर के नाम पर रखा गया था, लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी फर्रुखाबाद की? ये की थी नवाब मोहम्मद खान बंगस। नवाब मोहम्मद खान बंगस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता रहा हूं कि बुंदेलखंड को आप घोट कर पी जाओ भाई। वहां का नृत्य, वहां की सीमा रेखाएं, वहां के कितने प्रदेश बुंदेलखंड में आते हैं, वहां की मिट्टी वगैरह आपके पेपर में कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा भाई। तो ये है आपकी सोरा नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। फसल कटाई के समय आयोजित किया जाने वाला यह लोक नृत्य काफी प्रसिद्ध है। सोरा या सेरा नामक लोक गीतों के साथ नाचे जाने के कारण इसका नाम सेरा नृत्य पड़ा है। इस नृत्य में सेरा गाने वालों के दल अपने हाथों से लकड़ी के छोटे छोटे डंडे, जो इसी नृत्य के लिए बनाए जाते हैं, लेकर गोलाकार खड़े हो जाते हैं। सेरा नृत्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दाएं बाएं दोनों ओर से बढ़ने वाले डंडों पर अपने डंडे बजाता है भाई। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये था आपका शाहजहां। आगरा किले में स्थित मोती मस्जिद यानी चमकता हुआ मोती का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद को पियर मॉस्क्यू की उपाधि दी गई है। शाहजहां ने इस मस्जिद का निर्माण अपनी शाही दरबार के लिए कराया था। आगे बढ़ते हैं, इसके शीर्ष पर स्थित 3 गुम्बदों का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है, जो देखने में अति आकर्षक लगते हैं। यहाँ गुम्बददार खोखो से बनी एक श्रृंखला है, जिसका निर्माण मुख्य तौर पर हिंदू वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया था। एक मस्जिद और आपको मिलेगी ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ आपकी? ये आपकी वाराणसी या बनारस में, वाराणसी। आपको पता है कि ज्ञानवापी मस्जिद पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी रही थी भाई, और इसको किसने बनाया था? औरंगजेब। ये मोती मस्जिद आगरा की, एक दिल्ली में मोती मस्जिद है, दिल्ली की मोती मस्जिद, ये लाल किले में है, दिल्ली की मोती मस्जिद। इसका निर्माण भी किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी डेटा बुक है जो भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राज्य के दस्तावेज है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डेटा बुक। IUCN रेड डेटा बुक सूची 1964 में स्थापित एक राज्य या देश की सीमा के भीतर पशु, कवक और पादप प्रजातियों की मौजूदगी के बारे में विस्तृत रिपोर्ट देती है। IUCN रेड डाटा सूची का मुख्य उद्देश्य उन पौधों और
पशुओं की सूची बनाना है तथा उनको हाईलाइट करना है जिन पर लुप्त प्राय होने का जोखिम यानी गंभीर खतरा है और तेजी से उसमें कमी आ रही है। अब मैं आपको बता दूं, जो ये रेड डाटा बुक है इसको 50 ईयर का एक मानक है, यानी जिस प्रजाति को 50 साल से नहीं देखा गया है उसको हम रेड डाटा बुक की श्रेणी में रखते हैं भाई। रेड डेटा बुक की श्रेणी में रखते हैं जिस भी प्रजाति को, चाहे वो प्रजाति आपकी जो जानवर की हो, वनस्पति की, या किसी फंगई की हो, या किसी कवक की हो, तो उसको हम जो है रेड डाटा बुक की श्रेणी में रखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन भाई, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? जो आपकी कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल आपकी जो आपकी पशु कोशिका होती है, जो आपकी एनिमल सेल होती है, उसमें नहीं पाया जाता है, बल्कि किस में पाया जाता है? आपका जो है, पढ़ते हैं भाई, कोशिका जीन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। पादप व जंतुओं की संरचना अलग अलग होती है जो पादपों को जंतुओं से भिन्न करती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी प्लांट सेल में पाई जाती है, और ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनती है। यह कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार व आकृति को बनाए रखने में सहायक होती है। कोशिका झिल्ली के बाहर यह पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। निम्न में से किस जाति यानी स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मेंढक में क्या है ना, मेंढक में आपका बाह्य निषेचन होता है भाई। इसके व्याख्या देखते हैं भाई। मेंढक उभयचर वर्ग का जंतु है, अर्थात ये पानी में और जमीन दोनों जगह पर रह सकता है भाई। यह एक शीत रक्त प्राणी है, अर्थात इसके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। ठीक है, मेंढक का संघ कार्डेटा वर्ग एम्फीबिया होता है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम राणा टिग्रीना है। वर्षा ऋतु इसका जनन काल होता है। मादा मेंढक जल में अंडों को एक समूह में रखती है, उन पर नर अपने शुक्राणु डालता है, अर्थात बाह्य निषेचन उसमें होता है। तो बाह्य निषेचन कौन करता है आपका? तो वो करता है आपका मेंढक। मानवों में आवाज किस द्वारा उत्पादित होती है? तो कहां से होती है? कंठ या लैरिक्स। मानवों में आवाज कंठ या लैरिक्स द्वारा उत्पादन होती है। स्वर ग्रंथि या स्वर तंत्र मनुष्य और अन्य स्तनधारी जीवों के गले में मौजूद एक ग्रंथि होती है जिसके प्रयोग से जीव भिन्न प्रकार की ध्वनियों में बोल पाते हैं। स्वर ग्रंथियों के अंदर बहुत से स्वर रज्जु होते हैं। जब इन स्वर रज्जुओं के ऊपर से हवा का तेज बहाव होता है तब इनकी कंपी के अलग अलग ध्वनियों की आवाज पैदा होती है। ठीक उसी तरह जैसे किसी सितार के तार के बीच कंपन के विभिन्न सुरों का संगीत होता है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए होती है? तो काली मिट्टी, रेंगुर मिट्टी, एक ही बात है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी एक परिपक्व मिट्टी है जो मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका निर्माण चट्टानों के दो वर्ग दक्कन ट्रैप एवं लोहमयनीस और शिस्ट से हुआ है। यह मिट्टी भारत के कछारी भागों के मुख्य रूप में पाई जाती है। यहाँ यह मिट्टी गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों के अधिकांश क्षेत्रों, कर्नाटक राज्य के उत्तरी जिलों, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों और राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिले में इसका विस्तार है। आगे के क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति यानी वे जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है? तो क्या है भाई? गाय। गाय भारत में स्थानिक प्रजाति यानी जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है, क्योंकि गाय पूरे भारतवर्ष में समान रूप में पाई जाती है। एक सींगी गैंडा पूर्वोत्तर भारत में असम और नेपाल की तराई क्षेत्र में संरक्षित इलाके में पाया जाता है। मिथुन का विकास दक्षिणी भारतीय पहाड़ियों तथा असम में होता है। बंगाल टाइगर या रॉयल टाइगर बंगाल टाइगर बाघ की 8 बड़ी प्रजातियों में से एक है जो भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है भाई। एक सींगी गैंडा कहाँ आपका? असम में। कहाँ है? काजीरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका ओडिशा।
ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। एल्यूमिनियम के अयस्क होने के कारण बॉक्साइट की गणना महत्वपूर्ण खनिजों में की जाती है। इसकी प्राप्ति लौह भस्मों के रूप में होती है, जिसमें मुख्यतः क्या क्या है, बॉक्साइट, फेल्सपार तथा क्रायोलाइट। भारत में मिलने वाले ये सभी भस्म लेटराइट प्रकार के हैं, जिनमें लाल एवं पीला लोहांश अधिक मात्रा में रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो वह एंथ्रेसाइट। कोयला एक कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। आपका कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पीट कोयला, सबसे घटिया कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है। लिग्नाइट कोयला, कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70% होती है। इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। इसमें जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है भाई। बिटुमिन्स कोयला, इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85 होती है। एंथ्रेसाइट कोयला, यह कोयले की सबसे उच्चतम कोटि है, जिसमें कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो ये आपका चिक्का। चिक्का पंजाब का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। यह लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से है, लेकिन हम इसको स्टैटिक देखेंगे। जो आपका पुरितजर आर्किटेक्चर पुरस्कार है ना, ये आपके पुरितजर पुरस्कार जो है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है भाई। बाकी जो क्वेश्चन थे करंट अफेयर के थे, हमारे लिए कोई भी यूजफुल उसका नहीं था। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को भाई। आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? तो इसके हैं आपके नरसिंह मेहता। वैष्णव जन तो तेणे कहीं जे पीड़ पराई जाने रे, यानी एक भजन है। कौन सा? वैष्णव जन तो तेणे कहिए जो पीड़ पराई जाने रे। यह भजन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन और उनका जीवन दर्शन भी था। यह भजन गुजरात के नरसिंह मेहता का है। वे एक महान कृष्ण भक्त थे जिन्हें मीरा और चैतन्य के समतुल्य माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि सुश्रिता से प्रभावित होता है? देखो, ऑस्टियो शब्द आपका हड्डी से संबंधित है भाई। इसके व्याख्या पढ़ते हैं भाई थोड़ा सा। ऑस्टियोपोरोसिस का शाब्दिक अर्थ पोरस बोन्स है, अर्थात ऐसी बीमारी जिससे हड्डियों की गुणवत्ता और घनत्व कम होता है। ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण सामान्यतः जल्दी दिखाई नहीं देते। दरअसल हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन के अलावा कई प्रकार के मिनरल से बनी होती है, लेकिन अनियमित जीवन शैली और बढ़ती उम्र के साथ ये मिनरल नष्ट होने लगते हैं, जिस वजह से हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, किसने मगध की राजधानी राजगृह में पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? यानी किस शासक ने जो अपनी राजधानी थी वो राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो वो थे अज्ञातशत्रु, जिसका उपनाम था कुणिक। अज्ञातशत्रु ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र के राजनीतिक महत्व के कारण अपनी किलेबंदी की कालांतर में उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है, योगक्षेम बहा में हम किसका आदर्श वाक्य है? तो ये है आपका भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का। योगक्षेम बहा में हम का शाब्दिक अर्थ है मैं योगक्षेम का वहन करता हूं। यह LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम का आदर्श है भाई। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका
को कौन सा जल डमरू मध्य है यानी खाड़ी अलग करता है? तो आपका ये पाक जल डमरू मध्य है। पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग को अलग करता है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिणी पश्चिम में मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। पाक जल डमरू मध्य की चौड़ाई 53 से लेकर 80 किलोमीटर यानी 33 से 50 मील दूर है। अगला क्वेश्चन है, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तट दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो मुंबई। वर्ष मई 1661 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को भारतीय तटीय शहर मुंबई दहेज के तौर पर उपहार में दिया था। कैथरीन ब्रेंगेंजुआ और चार्ल्स द्वितीय के विवाह के बाद मुंबई और ट्रेनियर बंदरगाह दहेज में मिले थे। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड किराए पर दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो ये आपके स्वामी विवेकानंद जी। महान भारतीय दार्शनिक विचारक स्वामी विवेकानंद जी को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है। बेहद कम उम्र में अपने ज्ञान का लोहा मनवाने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इन्हीं के नाम पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है आपका। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं सदी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो धनपत राय हैं आपके मुंशी प्रेमचंद जी भाई। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं सदी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद उर्दू से हिंदी लेखन में आए। प्रेमचंद नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। उनकी सोजे वतन जो उन्होंने 1909 में लिखी थी, नमाना प्रेस कानपुर, कहानी संग्रह की सभी प्राप्तियां तत्कालीन अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर ली थी भाई। अगला, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो ये आपका मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं और 1976 में पद्म विभूषण की उपलब्धि मिली। हरिवंश राय बच्चन की दो चट्टानों यानी कविता संग्रह था इनका के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। हरिवंश राय की प्रसिद्ध कृतियां हैं मधुशाला है, जो उमर खयाम की रूबियों से प्रेरित होकर लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? तो ये था भाई आपका इंडिया गेट। नई दिल्ली के मध्य चौराहे पर 43 मीटर ऊंचा इंडिया गेट है, जो मेहराबदार यानी आर्क द ट्रायम्फ रूप में है। इसके फ्रेंच काउंटर पार्ट के अनुरूप यह 70,000 भारतीय सैनिकों का स्मारक है, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश आर्मी के लिए अपनी जान गंवाई थी। इस स्मारक में अफगान युद्ध 1919 के दौरान पश्चिमोत्तर सीमा में मारे गए 13,1516 से अधिक ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के नाम अंकित हैं। इंडिया गेट की आधारशिला 1921 में ड्यूक ऑफ कनाट ने रखी थी और इसे एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। आगे बढ़ते हैं। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो गोल जो है मेजर ध्यानचंद की। मेजर ध्यानचंद सिंह भारत के भूतपूर्व हॉकी खिलाड़ी एवं कप्तान थे। उन्होंने भारत एवं विश्व हॉकी के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। वे 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे, जिसमें 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक शामिल है। उनकी जन्मतिथि 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है
गोल। ये जो आपके पेले है ना, पेले पेले आपके बहुत अच्छे फुटबॉलर है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो ये है टिम बर्नर्स ली। 1989 में इन्होंने बनाया था। टिम बर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। इनका जन्म 8 जून 1955 को हुआ था। इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भौतिकी विज्ञान प्रयोगशाला CERN में काम करते हुए पहली बार हाइपर टेक्स्ट की अवधारणा के आधार पर एक वैश्विक प्रणाली की अवधारणा का वर्णन किया, जो शोधकर्ता को कहीं भी जानकारी साझा करने की अनुमति दे सके। तो कब हुआ था आपका? 1989 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवरत में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कहाँ है भाई? तो ये आपका विठ्ठूर, और विठ्ठूर कहाँ पड़ता है? कानपुर में। देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए आपके। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवरत में स्थित है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विठ्ठूर में है। वाल्मीकि आश्रम वह स्थल है जहाँ ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। यही वह स्थल है जहाँ माता सीता ने अपने निर्वासन के दिनों में शरण ली थी और अपने जुड़वा पुत्रों लव व कुश को जन्म दिया था। ठीक है, ब्रह्मवरत है, ये विठ्ठूर है कहाँ भाई? आपका कानपुर में। अगला क्वेश्चन, अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो चंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्रथम महाकाव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र और उनके राजकवि थे। उनके युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं के बारे में बताया गया। ठीक है, किसके? पृथ्वीराज चौहान के। आला और उदल का नाम भी आपको यही मिलेगा, आला उदल। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो इनका हुआ था झांसी में। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ था। कहाँ पे? झांसी में। गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से आपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में गद्धा नाम से संबोधित किया जाता है। इनकी कृति कौन कौन सी है? पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर, झंकार और जय भारत। मथुरा कला विद्यालय किस शासनकाल के दौरान अपने शीर्ष पर था? आपको पता है कि मथुरा में कुषाण शासक ज्यादा थे, इन्होंने शासन किया था, तो कुषाण। इनकी राजधानी भी थी, सेकंड राजधानी। कुषाण शासकों ने पहली शताब्दी से लेकर 1075 ईस्वी के बीच उत्तरी भारत के एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया। मथुरा कला परंपरा इस अवधि के दौरान विकसित कला परंपराओं में से एक ही है। यह कला गंधार परंपराओं से भी प्रभावित है, जो कि इसकी मूर्तियों में दृष्टिगोचर है। इस कला पद्धति ने बुद्ध को एक त्रियामी प्रभाव और उत्साही स्वरूप प्रदान किया है। ये जो आप देख रहे हो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे, उनका नाम है कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस। और जो सबसे प्रतापी शासक है वो थे आपके कनिष्क, राजा कनिष्क। राजधानी, 2 राजधानी थी, राजधानी पुरुषपुर या पेशावर, पुरुषपुर या पेशावर, या आपका पेशावर। और आपकी जो सेकंड राजधानी थी, जहां इस क्वेश्चन पूछा हुआ, सेकंड राजधानी थी इनकी मथुरा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। गुप्त काल में टेरिकोटा यानी पक्की मिट्टी
ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये आपका कानपुर में स्थित है भाई। भीतर गांव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। यहाँ गुप्तकालीन एक मंदिर के अवशेष उपलब्ध है जो गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर नमूनों में से एक है। ईंटों का बना यह मंदिर अपनी सुरक्षित तथा उत्तर सांचे में ढली ईंटों के कारण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसकी छत शिखरमयी है तथा बाहर की दीवारों के ताकों में मृण्मयी मूर्ति दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो आपका रानी अहिल्याबाई। काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर है। इस मंदिर का 3500 वर्षों का लिखित इतिहास है। बार बार के हमलों और पुनः निर्मित हो किए जाने के बाद मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, तो भाई ये थे आपके वर्ष 2017 के आपके बचे हुए आपके 3 प्रैक्टिस सेट आपके। ठीक है भाई, 2017 के मैं आपको 4 प्रैक्टिस सेट पहले करा चुका हूं, तो टोटल आपके 7 प्रैक्टिस सेट हो गए भाई ये। अब जो बाकी प्रैक्टिस सेट आपके आएंगे वो आपके 1-2 दिन में सब कुछ आ जाएगा, जो आपके YouTube पर अपलोड हो जाएगा। आप मुझे बताओ आपको भाई वीडियो कैसे लगी है भाई। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लग रही हो तो भाई इस वीडियो को अदर लोगों तक भी शेयर करें भाई। ठीक है, और मेन बात आपकी भाई बताऊं, आप देख भी रहे होंगे कि जो आपके 2017, 2019 और आपके 2024 इनके जो क्वेश्चन है ना भाई, इनके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगभग 30 से 35% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही मिल जा रहे हैं भाई। तो भाई ज्यादा एफर्ट नहीं करते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को तो बिल्कुल आप कंठस्थ कर लो। आपके यूपी स्पेशल के सारे क्वेश्चन आपके यहीं से मिल जाएंगे, आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, साइंस के यहीं से मिल जाएंगे, एक फिक्स पैटर्न है भाई। ठीक है भाई, आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी भाई। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।